जहां तक हो सकता है हम लोग इंसाफ दिलाते हैं। आज बहुत हमारे पास ऐसा भी मामला आता है जहां बेटियों को ससुराल से निकाल दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे ससुराल के लोग बोलते हैं कि ये हम पर केस कर दिया है। मान लीजिए कि कोई महिला को जिससे जबरदस्ती उसके साथ मारपीट हुआ, उसको घर से निकाल दिया गया, प्रशासन के पास जाती है मदद के लिए कि सर मेरी मदद करें, मेरा पति मुझे मार रहा है, मेरी सास मुझे मार रही है। तो थाना बोलते हैं सबसे पहले आप मुझे आवेदन दें। अब महिलाओं को इंसाफ दिलाने में इतना लंबा आपका प्रोसेस जाता है कि जिसका वकील जितना तेज होगा उसी के फेवर में वो मामला जाएगा। तो उस वक्त तक क्या बेटियां रोड पे रहेगी? आप ये ऐसा क्यों नहीं संविधान में नियम हो रहा है कि बेटी को घर से न निकाला जाए? ठीक है, आप उसको जमीन नहीं दो, आप उसको कुछ भी मत दो, घर तो दो, कम से कम घर में तो वो बेटी इज्जत से रह सकेगी। हम लोग अब एक महिला आश्रम का भी निर्माण करेंगे कि जब हमारे पास बेटियां इस तरह से रोते हुए आए तो मैं उसे कम से कम छत दे सकूं। लेकिन मैं पूछती हूँ सर कि क्या मैं भी इतना जल्दी इस प्रोसेस को कर पाऊंगी? नहीं। शायद अभी मेरा एक सपना है, एक मेरी इच्छा है, एक मेरी चाह है, लेकिन मुझे भी उस मंजिल पर पहुंचने के लिए काफी समय लगेगा। तो क्या हमारी बेटियां रोड पर खड़ा होकर इंसाफ लेगी? हमारे संगठन का आप रूपरेखा देख सकते हैं। हमारी संगठन दिल्ली, मुंबई, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, टेकारी, औरंगाबाद, गया और सीतामढ़ी, अभी तुरंत न्यू हमारे पास सीतामढ़ी में भी संगठन होने जा रहा है। मेंबर हमारे जुड़ चुके हैं हमारे संस्था से। तो कई जगह हमारी संगठन चल रही है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल अभी मौजूद है पटना में और एक यहाँ पे संस्था है नारायणी शक्ति फाउंडेशन, जो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है सरिता राज, और ये लोगों को न्याय दिलाते हैं। बहुत सारे बिहार में पीड़ित है जो सरकार नहीं सुनती है, प्रशासन नहीं सुनती है। जब सगरों से रास्ता बंद होता है तो यहाँ पे एक संस्था है, वहाँ यहाँ लोग आते हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। यहाँ पे मैम से हम पूरी जानकारी लेंगे किस प्रकार से लोगों को न्याय दिलाते हैं, किस प्रकार से लोगों को सहायता करते हैं। सबसे पहले मैम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वो भी मेरे तरफ से नमस्कार। मैम आप लोगों को किस तरह से न्याय दिलाने का काम करते हैं? कोई पीड़ित आपके पास आता है तो किस प्रकार से लोगों को मतलब सहायता करते हैं आपके? देखिए, हमारे पास अभी आप सामने आपके जमीन का भी मामला मेरे पास आ जा रहा है। फिर बहुत सारे कई तरह के समाज में तो बहुत तरह के उत्पीड़न है। चाहे वो मान लीजिए अभी एक और मामला मेरे पास आया हुआ है कि एक बेटी जो ट्रेन में कट के मर गई है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कई ऐसे एक बच्ची अभी एक दिन पहले आई हुई थी, जो लड़का उनको धोखा दिया है उसके लिए यहाँ तक कि कोर्ट के द्वारा उसका अरेस्टिंग वारंट भी थाना में आ गया है, लेकिन थाना उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं थाना से ही जुड़ा हुआ हमारे पास आ रहे हैं। अगर थाना सही ढंग से काम करे तो शायद मेरे पास ये सारा मुद्दा नहीं आएगा। लेकिन थाना जो है सो कहीं ना कहीं पता न क्या कर रहे हैं, पता न पीड़िता को देख के उनको दर्द नहीं होता है कि अपने कर्तव्यों को लेकर उनकी कोई जवाबदेही नहीं रही है। और ये सारी चीजें हो ना कहीं हम लोग तो थाना से ही प्रश्न करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जहां तक हो सकता है हम लोग इंसाफ दिलाते हैं। आज बहुत हमारे पास ऐसा भी मामला आता है जहां बेटियों को ससुराल से निकाल दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे ससुराल के लोग बोलते हैं कि ये हम पर केस कर दिया है। मान लीजिए कि कोई महिला को जिससे जबरदस्ती उसके साथ मारपीट हुआ, उसको घर से निकाल दिया गया, प्रशासन के पास जाती है मदद के लिए कि सर मेरी मदद करें, मेरा पति मुझे मार रहा है, मेरी सास मुझे मार रही है। तो थाना बोलते हैं सबसे पहले आप मुझे आवेदन दो, तब मैं आपको मदद करूंगा। अब आवेदन मिलता है थाना से, उनका प्रोसेस सही ढंग से नहीं सुधर पाता है तो वो एफआईआर में उसी आवेदन को एफआईआर में तब्दील कर देते हैं। फिर मामला कोर्ट में चला जाता है। तो मामला कोर्ट में जाता है तो लंबा विस्तार में चला जाता है। जो बेटी मार खा के रोड पर घर से बाहर निकल गई है, तो चाहे वो प्रशासन हो चाहे सरकार हो, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या बेटियां रोड पर रह के इंसाफ मांगेगी? बेटी को घर चाहिए ना। तो सबसे पहले जब वो बच्ची प्रशासन के पास जाएगी कि सर हमको ससुराल वाले निकाल दिए हैं, मुझे ससुराल में रखवाया जाए, चाहे एक रूम भी दिलवा दिया जाए, तो प्रशासन वो काम नहीं करेंगे। बोलेंगे तुम्हारा मामला कोर्ट में चला गया ना, अब कोर्ट की तरफ से आदेश आएगा तब तुमको तुम्हारे घर में रखवाएंगे।
तो सोच लीजिए कि जिन औरतों के लिए पर्दा का प्रावधान है, जिन औरतों को सम्मान की जिंदगी होनी चाहिए, तो पुरुष को घर मिलता है और महिला को क्या मिलता है? रोड मिलता है। जब वो प्रशासन ये बोलते हैं कि जब कोर्ट से आदेश आएगा तब मैं तुम्हें घर में रखवाऊंगा, तो मैं पूछती हूँ कि क्या कोर्ट से बहुत जल्दी आदेश आ जाता है? तो मैं जज साहब से भी पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यदि कभी कोई जज साहब अगर वीडियो देख लें तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि सर, आप महिलाओं को इंसाफ दिलाने में इतना लंबा आपका प्रोसेस जाता है कि जिसका वकील जितना तेज होगा उसी के फेवर में वो मामला जाएगा, तो उस वक्त तक क्या बेटियां रोड पे रहेगी? आप ये ऐसा क्यों नहीं संविधान में नियम हो रहा है कि बेटी को घर से न निकाला जाए? ठीक है, आप उसको जमीन नहीं दो, आप उसको कुछ भी मत दो, घर तो दो, कम से कम घर में तो वो बेटी इज्जत से रह सकेगी। तो बेटियों को रोड पर खड़ा करके और कोर्ट से इंसाफ दिलवाया जा रहा है। न जाने 10 साल में मिलेगा, 20 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो हम जैसी समाज सेवी तो सबसे पहले जो हमारे पास इस तरह का मुद्दा आता है, उन मुद्दों से हम लोग बहुत परेशान हैं। जब हमारे पास बच्चियां रोती हैं, अभी संस्था के माध्यम से मेरा एक अपना एक पहल भी है कि अब क्या करूंगी, वृद्धा आश्रम तो बहुत खुल गया, बाल आश्रम भी खुल गया, लेकिन महिला आश्रम नहीं खुला है। तो अब तो मेरी संगठन का हम लोग जितने भी लीडर हैं आपस में बातचीत किए हैं कि अब थोड़ा थोड़ा किसी तरह से भी कलेक्शन करके जैसे हो, लेकिन हम लोग अब एक महिला आश्रम का भी निर्माण करेंगे कि जब हमारे पास बेटियां इस तरह से रोते हुए आए तो मैं उसे कम से कम छत दे सकूं। लेकिन मैं पूछती हूँ सर कि क्या मैं भी इतना जल्दी इस प्रोसेस को कर पाऊंगी? नहीं। शायद अभी मेरा एक सपना है, एक मेरी इच्छा है, एक मेरी चाह है, लेकिन मुझे भी उस मंजिल पर पहुंचने के लिए काफी समय लगेगा। तो क्या हमारी बेटियां रोड पर खड़ा होकर इंसाफ लेगी? तो मुझे न्यायालय से लेके सभी पदाधिकारी, जितने भी आला अधिकारी जो भी हैं, सभी से मेरा ये गुहार है कि कम से कम महिलाओं के लिए ये आप संविधान में एक नियम निकालिए कि कोई भी महिला को ससुराल से बेघर न किया जाए। हाँ, वो अपने स्वेच्छा से कहीं चली जाती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसका इच्छा है कि वो त्याग दे या रह ले, लेकिन कानूनी तरीका से अगर उसको ससुराल में नहीं रखाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए और देश के जितने भी पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए। मेरा एक करवा सवाल है, जैसे कि आप महिला के लिए अभी बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसा पुरुष हैं जो उनका दर्द कौन हम बता रहे हैं और हम बताते हैं। जैसे क्या होता है, आप अभी बोले कि महिला की स्वेच्छा है तो रह सकता है, अगर उसको है तो वो कहीं मतलब वो आपका इच्छा हुआ तो आप दूसरा के यहाँ चल गए, मेरा ये कहना। और जो पुरुष चाहता है कि नहीं वो हम प्यार करते हैं, हम उनसे उसी के साथ रहना है, आप उनको साथ रहें, 2 दिन बिताएं, आप फिर अब दूसरे पति से के साथ चल जाएंगे, उसको लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? अभी मुद्दा मैंने चरित्रहीन महिलाओं के लिए डिस्कशन नहीं किया, मैंने उन महिलाओं के लिए डिस्कशन किया जो महिलाएं परिपक्व है। मान लेते हैं कि कोई महिला जॉब कर रही है, उसको ससुराल में प्रताड़ना हो रहा है, तो वो अपनी स्वेच्छा से हट के अपने मतलब किराया के मकान में भी रह सकती है, तो वो तो प्रशासन के पास नहीं न जाएगी कि सर हमको घर में रखवा दीजिए। लेकिन जो महिला का कोई साधन नहीं है, कहीं भी उसको कोई काम नहीं करती है, कोई उसके पास रोजगार नहीं है, उन महिलाओं के जो महिला थाना में जाती है कि सर मुझे मेरे ससुराल में रखवा दीजिए, ऐसे में कम से कम न्यायालय को क्या किसके तरफ इंसाफ मिलेगा, किसकी बातों में सच्चाई है, वो तो बाद की बात है, लेकिन घर में रखाने के लिए कम से कम आप प्रशासन को ऐसा नियम बनाइए कि कोई भी महिला अगर आपके पास पहुंचती है कि मुझे घर में रखाया जाए, वो रोड पर है, तो तुरंत उसको पुनः उसको घर पे रखवाया जाए। ऐसा तो नियम हो सकता है ना। अब रह गई बात चरित्रहीन महिलाओं की, क्योंकि जो भी अपने पति को छोड़ती है वो कोई महान महिला नहीं है, वो चरित्रहीन महिला है। कोई भी पुरुष अगर अपनी पत्नी को धोखा देके पराई स्त्रियों के साथ रहता है तो वो चरित्रहीन पुरुष है, यही दोनों को नाम मिल सकता है। तो चरित्रहीन लोगों के लिए तो मेरे पास कोई इंसाफ भी नहीं है। मैं तो ऐसी महिलाओं को कहती हूँ कि अगर जो भी ऐसी महिला हो, अगर उसको कोई पीड़ा किसी तरह का भी मिल रहा है तो वो बहुत उसको कम मिल रहा है, क्योंकि जो अपने पति का नहीं हुई, जो अपने समाज का नहीं हुई, जो अपने देश का नहीं हुई, जो अपने संविधान की नहीं हुई, जो अपने धर्म की नहीं हुई, ऐसी महिलाओं को पीड़ा भी हो रहा है तो मैं उसके लिए क्या करूंगी? सबसे बड़ी बात है कि अफसोस। अब एक लाइन आता है कि आपको अपने गलतियों का अफसोस है, तो अफसोस के लिए तो जिसके साथ आप गुनाह किए हैं, जिसके साथ आप गलत किए हैं, तो अपने पति से जाके माफी मांगो। अगर पति गुनाहगार हो तो पत्नी से माफी मांगो, अगर वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देता है तो कर देता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं?
इसके लिए तो बस एक ही प्रोसेस है कि दोनों पुनः साइड हट जाओ, क्योंकि एक गलत के चलते दूसरा व्यक्ति उस परिणाम को नहीं ना पूरी जिंदगी भुगतते रहेगा। तो चरित्रहीन के लिए मेरा कोई टॉपिक नहीं है। मेरा ये प्रश्न है कि बहुत सारे संस्था खुले हुए हैं इस तरह के न्याय दिलाने के लिए, जैसे कि लगता है कि वो मतलब थाना से बड़ा वही है, हम देखे हैं उस पर बहुत सारे धंधे हो रहे हैं, तो इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, धंधे तो थाना में भी हो रहे हैं, जी धंधे मंदे वहां भी क्रिएट हो रहा है, कई संगठनों पे हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मैं उस पर टिप्पणी क्यों करूं, वो तो किसी एक व्यक्ति विशेष की मुद्दा है। मान लेते हैं कि अब संस्था में 20 लोग हैं, 2-4 गो करप्ट होंगे। अब मान लेते हैं कि थाना है, तो थाना में सभी प्रशासन बिके हुए हैं, ऐसा तो बात नहीं है, कुछ बिक जाते हैं। अब कुछ बिक बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मेरे साथ एक दो क्या 3 4 बजे रात तक लोगों को इंसाफ दिलाए हैं। तो मैं सभी थाना वाले को पर सवाल नहीं उठा सकती हूँ। तो करप्शन तो कहीं भी है, नियत तो किसी का भी, आप देख लीजिए, कहीं भी आप चल जाइए, एक दुकान देख लीजिए, कहीं भी कोई भी किसी के साथ कोई भी फ्रॉडिंग कर ले रहा है, तो ये तो फ्रॉडिंग का मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कोई भी संगठन बनता है तो इंसाफ के लिए बनता है, एक सही के साथ आवाज उठाने के लिए बनता है, लोगों के मदद के लिए बनता है। तो बस ये चीज नहीं है कि सभी लोग गलत हैं। जिस दिन सभी लोग गलत हो जाएंगे उस दिन फिर देश में कुछ भी इंसानियत खत्म होगा और संसार बचेगा। आपका पता मतलब थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए। मैं देखिए, मेरा एड्रेस है राजेंद्र नगर स्टेशन, उसी के बगल में आपको मुन्ना चौक है, और मुन्ना चौक से मतलब 10 कदम आगे संकट मोचन मार्केट है। किसी से भी पूछेंगे बता दिया जाएगा। और बस उसी के ग्राउंड फ्लोर में हमारी ऑफिस है, नारायणी शक्ति फाउंडेशन की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बता देती हूँ, जिन्हें भी अगर मुझसे मदद की उम्मीद है तो वो हमारे पास आए, मुझसे जितना बन सकेगा मैं उनकी मदद संस्था करूंगी। कब बना था मैम? ये संस्था को बने हुए तकरीबन 7-8 महीना हुआ है। इसके पहले मैं दूसरे संगठन में मैं समाज सेवा करती थी, और 6 साल से मैं समाज सेवा में हूँ। लेकिन फिर मैंने एक नया संगठन नारायणी शक्ति फाउंडेशन बनाया। इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मेरा मोटो है एक महिला आश्रम, इसीलिए मैंने फाउंडेशन बनाया। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे पास दूसरे संगठन में भी महिलाएं आते थे तो बहुत बेचैन रहते थे। हमारे संगठन की मैं 2-4 महिला को तो मैं खुद अपने घर में 4-5 दिन 6 दिन मैं आश्रय दी हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे असुरक्षा का मतलब आभास हमें भी होने लगता है कि अनजान महिला है, कहीं कोई पारिवारिक दुर्घटना न घटित हो जाए। तो जिसे लेके मुझे लगता है कि एक महिला आश्रम का निर्माण होना चाहिए। तो मेरा तो उद्देश्य सर्वप्रथम यही है कि मैं अपने संगठन के माध्यम से एक महिला आश्रम खोल सकूं, और कर रही हूँ काम तकरीबन अभी मैम तक। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं मैडम बोल दी, बस बहुत बोल दी। मैं तो आप यहाँ के मतलब और देखिए, नहीं, मैं मैडम के साथ रहती हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश हाँ, उपाध्यक्ष मैं है। प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं मैम? हमारे संगठन का आप रूपरेखा देख सकते हैं। हमारी संगठन दिल्ली, मुंबई, दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, टेकारी, औरंगाबाद, गया और सीतामढ़ी। अभी तुरंत न्यू हमारे पास सीतामढ़ी में भी संगठन होने जा रहा है। मेंबर हमारे जुड़ चुके हैं हमारे संस्था से। तो कई जगह हमारी संगठन चल रही है और सभी जगह के अध्यक्षाएं अपना काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रतिदिन में तो नहीं बता सकते हैं, ईश्वर न करे कि प्रतिदिन हमारे देश में उत्पीड़न हो, लेकिन हाँ, मंथ में हम लोग कम से कम 20-30 केस हम लोग देख लेते हैं। क्या कुछ चार्ज वगैरह भी लेते हैं? देखिए, चार्ज की आप बात बोल रहे हैं तो हमारे पास जो बहुत दुर्बल गरीब है, जिनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग देख लेते हैं। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वो हमारे संगठन में 1100 रुपया शुल्क है आवेदन का, वो देते हैं। 2100 जो बहुत पैसे वाले हैं तो वो 2100 रुपया का भी देते हैं। और उसके बाद देखिए, हमारे संगठन में जिनका केस सॉल्व हो जाता है, तो जिनको अच्छा लगता है वो कहीं ना कहीं कुछ डोनेशन भी डाल देते हैं। तो डोनेशन जो हमारे संगठन में डालेंगे उसका तो बस उद्देश्य है महिला आश्रम, और महिला आश्रम के लिए ही वो डोनेशन हम लोग उसी फंड में डाल दे रहे हैं कि जब भी हमारे पास कुछ पैसे एकत्रित हो जाएंगे तो हम लोग महिला आश्रम की तरफ प्रवेश करेंगे। और रह गई बात है रजिस्ट्रेशन शुल्क, तो उसी से इसका किराया, बिजली बिल, जो भी ऑफिशियली मेंटेनेंस होता है वो हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में तो हम लोग का अपना ही फंड बहुत संस्था में लग चुका है, सरकार को भी प्रति साल हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग संगठन चला रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप पीड़ित हैं
और किसी पर कोई महिला पीड़ित है तो इस संस्था का नंबर वहां पे रहेगा, आप उनसे कॉल कर कर मैम से बात कर सकते हैं और यहाँ पर आकर आप मिल सकते हैं, आपको न्याय मिलेगा। और इसी तरह से हम आपको वीडियो लगातार दिखाते रहेंगे, आपके लिए आवाज उठाते रहेंगे। आपको कैसा वीडियो लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।